हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स का ये पार्ट है। सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल के लिए ये टॉपिक्स कॉमन है, सिमिलर है। नो डाउट कंटेंट का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दोनों ही लेवल पे हम कुछ चैप्टर्स जो पढ़ेंगे वो कॉमन रहेंगे। सो आज जो मैं इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूँ वो आपको एग्जीक्यूटिव के लिए भी काम लगेगा, एंड इवन इफ अगर आप प्रोफेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें डायरेक्ट टैक्स वाला जो पोर्शन है उसमें भी आपको ये चीज़ें काम लगने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट। देखें क्या है इनकम टैक्स एग्जैक्टली और डायरेक्ट टैक्स हम किसे बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था जब हम कस्टम्स एंड जीएसटी पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन मेजरली गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो चीज़ों पे अप्लाई होता है। जैसे कस्टम्स की बात कर रहे थे तो जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं। जीएसटी की हम बात कर रहे हैं तो गुड्स और सर्विसेज जब इंडिया में सप्लाई किए जा रहे हैं टैक्सेबल टेरिटरी में तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं जीएसटी। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ इट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स। तो इसका एक्ट कौन सा है, रूल्स कौन से हैं, कौन से ईयर में आया, सब कुछ डिस्कस होगा डिटेल में। इंट्रोडक्शन है आज सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। दिस इज़ द मेजर एक्ट जो हम हमारे सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इनकम टैक्स की बात करें तो ये एक असेसी की इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है। नए नए बहुत सारे टर्म्स आप सीखने वाले हैं, असेसी और उसकी इनकम। तो ये गुड्स पे या सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है, ये असेसी की इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है। अब आपके लिए ये टर्म नया है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली असेसी। असेसी मतलब वो पर्सन जिससे इनकम टैक्स वसूल किया जा सकता है। पर्सन की डेफिनेशन भी हमारे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में है। दिस इज़ द रेफरेंस ऑफ द सेक्शन जिसमें आपको पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। इनकम क्या होता है इसकी भी अपनी डेफिनेशन है। हर चीज़ की डेफिनेशन आपको एक बड़े एक्ट में पढ़ने को मिलती है। तो इनकम की डेफिनेशन पे भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना नेसेसरी है उतना बात करेंगे, क्लियर। अब जो इनकम की बात हो रही है एक पर्टिकुलर पर्सन की, तो पहली चीज़ तो ये कि किसको अथॉरिटी है इनकम टैक्स कलेक्ट करने की। तो वो अथॉरिटी है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। किसने इनको ये पावर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसने दिया? क्यों ऐसा होता है कि वो बोलते हैं इनकम टैक्स पे करो, हमें करना पड़ता है? तो उसके लिए उनके पास जो पावर आया है दैट इज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक लिस्ट 1 है। लिस्ट 1 इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वो सब्जेक्ट्स जिन पे सेंट्रल के पास पावर है जो एक्ट बनाने का, लॉज को फ्रेम करने का। उस यूनियन लिस्ट का एक शेड्यूल है दैट इज शेड्यूल नंबर 7, और उस शेड्यूल नंबर 7 में एक एंट्री है दैट इज कॉल्ड एंट्री नंबर 82। तो एंट्री नंबर 82 की वजह से इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक पता चल गया। अब ठीक है, टैक्सेस वो कलेक्ट कर सकते हैं, हमें पे करना पड़ेगा, ये सब मालूम पड़ गया। लेकिन कैसे वो चार्ज करेंगे, कौन लोग हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, ये जो पर्सन की डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ इसमें कौन लोग कवर होते हैं। तो ये मैं आपको कंटेंट के साथ ही रिलेट करा देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन लोग कवर हो रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। ये अपना कंटेंट है, नोट्स आपके पास है ऑलरेडी। तो इसमें डेफिनेशन पे एक बार आ जाते हैं। देखो ऑर्डर में उन्होंने मॉड्यूल के हिसाब से जो कंटेंट है वो मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन उसी सीक्वेंस में नहीं करूँगा। मैं उस सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको चीज़ें इजीली रिलेट हो सके। सबसे पहले बात हो रही है डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, जो मैंने आपको बोला। देखो इसमें कौन से लोग कवर हो रहे हैं? इंडिविजुअल्स, HUF, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, फर्म्स। आप यहाँ पे लिख लेना, फर्म इंक्लूड्स LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जहाँ पे भी फर्म वर्ड आता है ना एक्ट में, LLP इंक्लूड होता है, वो भी टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं AOP एंड BOI, तो ये भी बड़े पॉपुलर टर्म्स हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी। लोकल अथॉरिटी में आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ये सब अथॉरिटीज़ आ जाती है। और आखिर में बोला है कि अगर कोई और आर्टिफिशियल एंटिटी कवर नहीं हुई, ऊपर स्किप हो गई है, तो उसके लिए एक जनरल कैटेगरी रखी है दैट इज़ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन या जुडिशियल पर्सन। तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट में AJP, ठीक है, BJP नहीं, AJP, ध्यान रखें। चलो, तो टाइप ऑफ एंटिटीज़ कौन कौन सी है, पर्सन वर्ड में कौन इंक्लूड होता है? तो पर्सन वर्ड का मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग नहीं है, वो तो कवर होता ही है, लेकिन उसके अलावा ये बाकी भी ये सारी एंटिटीज़ जो है वो कवर हो जाती है।
सो दिस इज़ द बेसिक टर्म। इनकम की डेफिनेशन जो मैं बता रहा था यहाँ पे दी हुई है। चलो बात निकली है तो मैं आपको इनकम की डेफिनेशन के बारे में भी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लिखा ही है ना तो कंप्लीट करते जाते हैं, क्योंकि मुझे एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं, देन उसको लिंक करना है, तो जिस ऑर्डर में भी चलेंगे इट इज़ ओके। इनकम के लिए उन्होंने ये क्लियर किया कि इनकम इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लीगल इनकम एज वेल एज इलीगल इनकम। लीगल इनकम भी इंक्लूड होती है, इलीगल इनकम भी इंक्लूड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो आपको पता है अपने इंडिया में एक क्रिकेट टूर्नामेंट बड़ा पॉपुलर है, दैट इज़ इंडियन प्रीमियर लीग IPL। 2021 में भी ये ऑर्गेनाइज होने वाला है या हो चुका है, दैट इज़ ओके। तो IPL 21 आ गया, और जैसे ही IPL आता है ना तो उसके साथ साथ एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग। काफ़ी स्टेट्स में, बहुत सारे सिटीज़ में बेटिंग गैम्बलिंग शुरू हो जाती है, और हमारे यहाँ गुजरात में बेटिंग गैम्बलिंग का बड़ा क्रेज़ रहता है लोगों में। स्टॉक मार्केट, बेटिंग, गैम्बलिंग, जहाँ पे भी ऐसे सट्टेबाजी होती है ना, तो यहाँ की पब्लिक, हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में कि हाँ यार चलो बेटिंग गैम्बलिंग का मौका मिल रहा है, तो आज कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी। भरपूर पैसा लगाते भी हैं, जीतते भी, हारते भी, चलता रहता है। तो इट इज़ लाइक अ फेस्टिवल, ठीक है। तो बेटिंग गैम्बलिंग कोई यहाँ पे क्राइम नहीं है, हम उसको उतना एंजॉय करते हैं कि एज अ फेस्टिवल उसको एंजॉय करते हैं कि चलो भाई IPL आ रहा है तो अब सट्टाबाजी करेंगे, आराम से बेटिंग गैम्बलिंग करेंगे। अब ये बेटिंग गैम्बलिंग जो है वो लीगल नहीं है, दैट इज़ ऑब्वियस, बट अगर इस बेटिंग गैम्बलिंग की इनकम आपने कुछ अर्न कर लिया, आप इसमें कुछ जीत गए, कुछ विनिंग प्राइज हो गया, तो भले वो इलीगली ऑर्गेनाइज था, कोई लीगल बेटिंग हो नहीं रही थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता चला तो ये इनकम जो है आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। उसके प्रोविजंस हैं। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात कर रहे हैं तो सेक्शन 68 से लेके 69 कैपिटल D का एक ब्लॉक है जिसके अंदर अनडिस्क्लोज्ड इनकम को टारगेट किया गया है, वहाँ पे ये कवर हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब वही है कि जो डेफिनेशन है 224 में, उसमें इनकम वर्ड में इलीगल इनकम भी कवर होती है और वो टैक्सेबल हो जाती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना। हाँ, अगर आप बेटिंग कर रहे थे और इसमें आपको लॉस हो गया, उस लॉस का कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी क्लियर डबल स्टैंडर्ड है। जीत गए तो टैक्स लेने आ जाएंगे, हार गए तो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। क्लियर? फिर आप ये नहीं बोल सकते कि इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट नहीं देंगे। तब वो ये बोलेंगे कि बेटिंग करना इलीगल है, आपको पता नहीं है क्या, क्यों किया आपने बेटिंग, तो इसका कोई डिडक्शन हम थोड़ी ना आपको देंगे। तो ये लॉस कभी भी क्लेम नहीं हो सकते। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे मैं एक्ट की बात कर रहा था आपके साथ, तो उसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये एक्ट है, तब पास हुआ था। इफेक्टिवली अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 1962 से। दिस इज़ द डेट ऑन विच इनकम टैक्स एक्ट वॉज इफेक्टिवली एप्लीकेबल। तब से ये यूज़ में आ चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं, उनको हम बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स, एंड ये आए थे 1962 में। तो एक साल का फ़र्क है यहाँ पे, 1961 के बाद 1962। जैसे अपने देखते हैं ना कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, और कंपनी के जो रूल्स आए थे वो आए थे 2014 में। तो यहाँ पे भी एक साल का गैप था। तो ऐसे आपको याद रखने में आसानी होगी। और ये हमारे सिलेबस के दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स, और दोनों में एक्ट में और रूल में एक साल का फ़र्क है। यहाँ पे 61 और 62 है, और 2013 एंड 14 है। हमारे सिलेबस में CS में इनकम टैक्स रूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल कंटेंट, 2-4 गिनती के रूल है, कहीं बीच में आ जाते हैं, कितनों का सिर्फ नाम नंबर आता है, कोई कंटेंट नहीं आता है। मेजरली अपना फोकस रहने वाला है एक्ट के ऊपर। क्लियर है? अब देखो 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, दैट इज़ इनकम टैक्स एक्ट। IT एक्ट लिख रहा हूँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत समझ लेना। इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 में फ्रेम कर दिया। अब इसके अंदर ये भी बताया होगा ना कि टैक्स के रेट्स कितने हैं, इंडिविजुअल पर्सन कितना टैक्स पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म कितना टैक्स पे करेगी, HUF कितना टैक्स पे करेगा, वो सब तो इन्होंने इसमें बताया होगा। बट आप क्या समझते हो 1961 के टैक्स रेट्स क्या आज भी एप्लीकेबल होंगे? तब जितनी इनकम टैक्सेबल थी, जितनी एग्जेम थी, जितने के ऊपर आपको एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, जो कुछ भी मिलता था, क्या आज भी वही अमाउंट चल रहा होगा? 1961 में लोगों की मंथली सैलरी अगर 500 रुपये भी होगी ना तो भी बड़ी बात है, और आज की डेट में 500 रुपये में कुछ नहीं होता है। कोई आपको पर आवर 500 पे करेगा ना तो भी आपको शायद कम लगेगा। इतना डिफरेंस आ गया। तो इनकम टैक्स के एक्ट में रेगुलर अमेंडमेंट्स की एक नेसेसिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इसका इंतज़ाम भी किया हुआ है। अरेंजमेंट हर चीज़ का है। एक बजट प्रेजेंट होता है, ये आपने सुना होगा, इंडिया के फिनांस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। क्या आपको इसकी डेट पता है कब प्रेजेंट होता है, साल में कितनी बार प्रेजेंट होता है? तो यूजुअली बजट जो है वो प्रेजेंट होता है
ठीक है, तो फेब्रुवरी मंथ में बजट प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और एवरी ईयर ये प्रेजेंट होता है। पहले फेब के लास्ट वर्किंग डे पे होता था, एंड ऑफ फेब होता था, लेकिन अभी लास्ट 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट जब से रूलिंग में आई थी तो उन्होंने कुछ चेंजेस इसके प्रेजेंटेशन में किए। पहले बोले फेब एंडिंग में नहीं, फर्स्ट फेब को ही हम प्रेजेंट करेंगे, तो फेब के स्टार्टिंग में ये बजट सुना दिया जाता है। पहले वो होता था बजट सुनाने फाइनेंस मिनिस्टर आते थे, तो ब्रीफ केस होता था, ब्रिटिशर्स के टाइम से वही सिस्टम चल रहा है, वो ब्रीफ केस लेके आते थे। अब बोले नहीं, हम अपने इंडियन कल्चर के तरह कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, और वो अच्छा भी है। तो बोले बही खाता बोलते हैं, अपने अकाउंट बोलते हैं, तो वो रेड कलर के कपड़े में फाइल को लपेट के उस पर को रस्सी बांध के रिबन बांध के वैसे लेके आते थे। फिर इस बार 2020-21 के बजट में उन्होंने बोला डिजिटल बजट होगा। अब बोले पेपरलेस बजट होना चाहिए, तो वो टैबलेट लेके आए थे और वो टैबलेट के अंदर बजट मेंशन किया था और उसमें से उन्होंने पढ़ के सुनाया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मॉडिफिकेशंस भी टाइम के साथ साथ होते रहते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट सुनाते हैं, अगर आपने कभी वो बजट सुना हो, लाइव टीवी पे आता ही है और पूरा दिन उसी की चर्चा चल रही होती है कि भाई बजट में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इंडिया में हार्डली 5% लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें भी आधे से ज़्यादा रिटर्न ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स जीरो होता है। तो टैक्स पे करने वाले लोग 2 या 3% भी हो तो बहुत बड़ी बात है, और उसके सामने पूरा पब्लिक जो है, बाकी के 95% लोग भी पूरा दिन टीवी पे बैठ के बजट की चर्चा कर रहे होते हैं। मतलब तुम टैक्स तो भरने वाले हो नहीं, तो रिटर्न तो फाइल करते नहीं हो, तो बजट की बातें करके क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। लेकिन फिर भी लोगों को उसमें एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है कि हाँ बजट आया, सरकार ने ये किया वो किया। जो तारीफ़ करने वाले तारीफ़ में लगे, जो गालियाँ देने वाले वो गालियाँ ही देते रहेंगे, तो क्रिटिसाइज़ करने में लगे, तो चलता रहता है। तो पब्लिक का टाइम पास होता है, मीडिया वालों को कुछ मैटर मिल जाता है, 2-4 दिन बजट के ऊपर निकाल देते हैं आराम से। अब फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट रखते हैं ना, तो आपने सुना होगा उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें एक प्रपोजल नजर आता है। मतलब ऐसे बोलते हैं, आई प्रपोज टू मेक चेंजेस इन दीज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आई रिकमेंड दैट द टैक्स रेट ऑफ 5% शुड बी इंक्रीज टू 7.5% एंड सो, और इट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 12 to 10%। आई प्रपोज, आई रिकमेंड, ऐसे सब वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई प्रपोजल जो रखा जा रहा है ना, इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन उनकी तरफ से, उनको लगता है कि ये होना चाहिए। उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट हो तो मॉडिफिकेशंस सजेस्ट किए जा सकते हैं बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑपोजिशन, अदर मेंबर्स। वो अपने ऑब्जेक्शंस, अपने मॉडिफिकेशन सजेशंस दे सकते हैं। उनको यूज़ करके फाइनली जो ड्राफ्ट कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सब इसके ऊपर अग्री कर रहे हैं, वो बनेगा फाइनेंस एक्ट। ये ध्यान रखना है, और ये हर साल आता है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अंदर कुछ चीज़ें स्टैटिक है जो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एवरी ईयर, और जो चीज़ें चेंज करनी पड़ती है उसमें जो अमेंडमेंट आने चाहिए वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं, जो हर साल बजट सुनाया जाता है वो। तो दैट इज़ द मेन इंटेंशन कि फाइनेंस एक्ट क्यों बनाया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। तो वो कोई ऑर्डर नहीं सुना रहे, वो सिर्फ अपना एक प्रपोजल रख रहे हैं। अब देखो क्या होता है, हमारे एग्जाम की अगर हम बात करें, अब मैं बात कर रहा हूँ जून एंड दिसंबर 2021 के एग्जाम्स की, ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि बजट एक ही एप्लीकेबल होने वाला है दोनों एग्जाम को। तो अभी अगर आपका अगला एग्जाम दिसंबर का है तो भी ये चीज़ रेलेवेंट है, अगर जून का एग्जाम है तो भी ये चीज़ उतनी ही रेलेवेंट है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि बजट सुनाया जाता है, तो आपके एग्जाम के लिए वो बजट रेलेवेंट है जो फरवरी 2020 में प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, दैट इज़ द रेलेवेंट बजट। क्लियर ये चीज़? अच्छा, और जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ उसका नाम क्या होगा? फाइनेंस एक्ट 2020। तो आपका रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट अगर मैं आपको बोलूँगा तो वो कौन सा होगा? दैट इज़ 2020। अगर आप अपना मटेरियल देखोगे ना, तो मटेरियल के कवर पे भी मैंने ये चीज़ मेंशन की है, फाइनेंस एक्ट 2020, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फॉर 2021 एग्जाम, ये सब मैंने लिख के दिया हुआ है आपको, और उसका रीज़न कोई। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि बजट क्या होता है और कब सुनाया जाता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, और हमारे लिए रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है। अब मैं कुछ और टर्म्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें से एक है फिनेंशियल ईयर, एक है प्रीवियस ईयर, और एक है असेसमेंट ईयर। ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं और बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं, और मेरे हिसाब से अगर कोई टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, तो उसको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बट मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जो स्टूडेंट्स जैसे कभी फाइनल लेवल पे मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव शायद मेरे पास से नहीं पढ़े, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, सेल्फ स्टडी की है, कोई भी रीज़न है, कहीं और से पढ़ा होगा, तो बहुत बार स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या फ़र्क है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। ये सब चीज़ें उनको आइडिया नहीं होती, जबकि उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ लिया है। तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है ना,
तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। ठीक है, तो मैं पहले ये चीज़ आज फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप जब पूरा एक्ट पढ़ोगे तो कहीं पे भी इन टर्म्स को पढ़ते हुए आप इन्हीं में कंफ्यूज होकर ना रह जाओ और बाकी का सेक्शन तो चलो साइड पे ही रह गया, फिर वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर जनरली एक अकाउंटिंग टर्म है जो अकाउंट्स में बहुत यूज होता है। तो अपना फाइनेंशियल ईयर बोले स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और ये एंड होगा 31 मार्च को। दैट इज अ कॉमन ड्यूरेशन। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 ये एक ड्यूरेशन है एंड दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर। अब इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सपोज अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2021 पे ख़त्म हो रहा है, तो इस साल में हमने जितना भी बिजनेस किया या जो भी सैलरी इनकम अर्न की या और कोई रेंटल इनकम अर्न की, स्टॉक्स में कमाया, किसी भी टाइप की इनकम अर्न की होगी, तो उस साल तो हमने पूरा हिसाब रखा होगा या हिसाब करते रहे होंगे रेगुलर कि हाँ इतना कमाया, इतना खर्च हुआ, इतना इससे देना है, इतना अमाउंट उसको पे करना है, उससे रिकवर करना है, वही सब चल रहा होगा। अब गवर्नमेंट बोलती है कि आप पूरे साल में जो भी कमाते हो ना उसका हिसाब हमें चाहिए कि कितना कमाया और कितना टैक्स उस पर आपका बनता है, और टैक्स आपको खुद ही कैलकुलेट करके पे करना है। जैसे अपन बात करते हैं कस्टम्स में, जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट की, तो वही सेल्फ असेसमेंट करने के लिए यहाँ पे भी बोला जा रहा है। अब आप ही बताओ कि साल अभी तो चल रहा है, तो इन बिटवीन तो मैं असेसमेंट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि पूरा साल खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि मेरी इनकम कितनी है और कितनी नहीं, और फाइनली क्या होने वाला है, कितना टैक्स आएगा। तो यूजुअली क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है जिसके हमने अकाउंट्स मेंटेन किए, जैसे ये हमारा ईयर है 2020-21, तो ये खत्म होने के बाद अगले साल नेक्स्ट ईयर हम उसका हिसाब करते हैं। मतलब 1 अप्रैल 2021 एंड ऑनवर्ड्स, तभी मैं पिछले साल का हिसाब करूंगा। तो जिस साल में हम हिसाब करने बैठते हैं पिछले साल का, उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो अगर मेरा खाता या जो अकाउंट है वो 2021 का है, तो उसका असेसमेंट मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा 2021-22 में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द असेसमेंट ईयर। यहाँ तक समझ आया? तो फाइनेंशियल ईयर वो है जिसका हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर वो है जिसमें हम उसकी गिनती करके उसके ऊपर टैक्स भर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब बचता है ये टर्म प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो देखो, अगर मैं असेसमेंट ईयर 21-22 ले रहा हूँ रेफरेंस में, तो उसका पिछला साल कौन सा होगा, जस्ट उसके पहले वाला उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, इट विल बी 2020-21। तो अभी उसी की तो बात हो रही थी ऊपर। तो देखा जाए तो हमारे लिए अभी इस कंडीशन में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर एक ही है, कुछ अलग नहीं है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अब इनकम टैक्स में जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज यूज द टर्म असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 99% प्रोविजंस में आपको असेसमेंट ईयर ही लिखा हुआ मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट असेसमेंट ईयर की भाषा में ही बात करता है, फाइनेंशियल ईयर वर्ड तो बहुत रेयरली यूज होता है, और अगर असेसमेंट ईयर के बाद अगर कोई वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर। अब हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो वो आपके सामने जो मैंने लिखा है वही है, असेसमेंट ईयर 21-22 and previous year 2021. This is the relevant assessment year for our exams. ठीक है, तो हमारे लिए जो असेसमेंट ईयर रेलेवेंट है वो मैंने आपको बताया 2021-22, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में भी वही लिया है तो आपको समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। फाइनेंस एक्ट 20 में जो रेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं वो AY 21-22 के लिए है। AY 21-22 का प्रीवियस ईयर होगा 2021। प्रीवियस ईयर मतलब वो साल जिसका हिसाब हम कर रहे हैं, और जिस साल में हिसाब कर रहे हैं वो है AY 21-22। क्लियर ये चीज़? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में कोई भी कन्फ्यूजन आपको आज के बाद नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टिल कोई भी आपको डाउट हो तो जो हम डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे उसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ आपका। आगे के टॉपिक्स जो हैं इसके बाद वो भी देख लेते हैं। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन, देखें नेक्स्ट टॉपिक में क्या हम ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ टर्म समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है, और टैक्स कब पे करना है उसे, असेसमेंट ईयर में। अब टैक्स किस तरीके से पे करना है ना, उसके कुछ मोड्स हैं, वो देख लेते हैं। तो टैक्स पे करने के 3 तरीके, एक तो जब रिटर्न्स फाइल करते हैं तब, दूसरा तरीका TDS वाला,
और तीसरा, जब हम एडवांस टैक्स के फॉर्म में टैक्स पे करते हैं, दैट इज़ द थर्ड मेथड। तो ये कुछ 3 ऑप्शंस पॉसिबल है। रिटर्न फाइल करते टाइम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर दो, टीडीएस के नाम पे टैक्स डिडक्ट करवा लो, एडवांस टैक्स के नाम पे एडवांस में टैक्सेस पे कर दो। अब ये जो रिटर्न्स वाला मेथड है ना, ये सबसे ट्रेडिशनल और कॉमन सिस्टम है जो हर कोई फॉलो करता है कि भाई साल ख़त्म हुआ, आपने असेसमेंट किया, असेसमेंट ईयर में जो ड्यू डेट्स हैं उससे पहले आपको रिटर्न्स फाइल करने हैं, टैक्स जमा करवा देना है। टीडीएस जो है दैट इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मोस्ट पॉपुलरली ये यूज़ होता है सैलरी इनकम में। तो जब आपको सैलरी इनकम मिलती है ना, तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, पहले ही आपकी सैलरी में से जो आपकी इनकम पे टैक्स लगता है ना, वो डिडक्ट कर लेगा और वो प्रोवाइड कर देगा टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपको सामने से टैक्स भरने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्स पहले ही आपकी सैलरी में से कट के डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। साल के एंड में जब रिटर्न भरोगे तो उसका हिसाब दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एडवांस टैक्स जो है उसको बोलते हैं पे एज यू अर्न। ये भी एक सिस्टम है। अब पे एज यू अर्न का मतलब ये है कि उसी साल में, जैसे आपका साल चल रहा था 2020-21, तो उस साल में जैसे जैसे इनकम कमाते जाओगे ना, लम सम या प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करते जाओ रेगुलर इंटरवल्स पे। ऐसा भी होता है। अब ये तो इतनी इनको जल्दी मची हुई है कि एडवांस में टैक्स मांगना शुरू कर दिया। ये तब होता है जब असेसी की टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा आ रही हो, तब होता है कि भाई उसकी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी बनती है और उसको रेगुलर इंटरवल्स पे टैक्स पे करते जाना पड़ता है एंड साल के एंड में फिर जो हिसाब करना होता है वो हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एडवांस टैक्स सिस्टम। अब तीनों में से जो भी सिस्टम आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इनकम, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब बात कर रहे हैं, एक टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। ठीक है, ये टर्म देख लेते हैं, टोटल इनकम क्या होता है। अब टोटल इनकम जो है इसका भी अपना एक डेफिनेशन है और उसमें क्या क्या कवर होगा उस पर बात करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको एक राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 288 कैपिटल ए 288 कैपिटल बी, दिस इज राउंडिंग ऑफ प्रोविजन। अब टोटल इनकम की जब बात करें तो सपोज ऐसे अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी टोटल इनकम है 6,50,329 रुपीज़। तो इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि इसको आपको राउंड ऑफ करना है इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10 एंड नॉट इन मल्टीपल ऑफ ₹1, ये ध्यान रखना। तो अगर 329 है ना, तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले इसको राउंड ऑफ करके कितना बना देंगे, 6,50,330 रुपीज़। तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ये अगर आपकी टोटल इनकम 650,322 होती तो ये राउंड ऑफ होकर क्या बन जाती, 650,320। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़ जो भी होगा वो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इसमें। 6,50,324.95 या 99 ले लेते तो भी चलता। अब इसमें जब मैंने पूछा तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर पहले इसको हम करेंगे 6,50,325। अब क्योंकि 325 हो गया, ये 330 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये गलत तरीका है। 2 बार राउंडिंग ऑफ थोड़ी होगा ऐसे स्टेप वाइज। पहले आप पैसे को रुपये में राउंड ऑफ करो, फिर रुपये को मल्टीपल ऑफ 10 में करो। राउंडिंग ऑफ जो भी होगा वो तो एक ही बार होने वाला है। तो ये बन जाएगा 320। पूरा 325 होता तो नेक्स्ट 0 वाले नंबर पे जाता, अदरवाइज प्रीवियस नंबर पे चला जाएगा, 20 पे चला जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 10 में राउंडिंग ऑफ करना कंपलसरी है। टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है अंडर दिस सेक्शन कैपिटल ए। और फिर उन्होंने बोला है कि सेम तरीके से इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी आती है ना, जैसे भाई 6,50,320 है, टैक्स गिना, इस पर टैक्स आया 24,249, तो ये भी राउंड ऑफ हो जाएगा और कितना बन जाएगा 24,250। तो इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है उसका भी राउंडिंग ऑफ होता है। रेफरेंस का सेक्शन है 288 कैपिटल बी, जो मैंने ऊपर भी लिखा था। तो आई होप आपको ये रिलेट हुआ। तो 2 सेक्शंस राउंडिंग ऑफ के जो फॉलो होते हैं उसके हिसाब से बोला है कि राउंडिंग ऑफ इज टू बी डन इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹10। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अगला एक पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितनी भी टाइप की इनकम हम इंडिया में अर्न करते हैं उसमें से काफ़ी सारी इनकम टैक्सेबल है, कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है। सरकार ने बोला कि यार इनकम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कौन से नेचर की इनकम है। तो उन्होंने यहाँ पे इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो वैसे आप है ना इनकम तो हज़ारों तरीके ही कमा सकते हो और इसकी हम कभी कोई लिस्ट नहीं बना सकते, कोई ऐसे स्पेसिफिक लिस्ट नहीं हो सकती कि इतनी ही इनकम होगी। वो तो अनलिमिटेड सोर्सेज हो सकते हैं। आजकल लोग नए नए तरीकों से पैसे कमा रहे हैं और
कितने लोगों को तो समझ में भी आता कि कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है, स्टॉक मार्केट में इतने सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं, हेजिंग करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्या क्या नहीं आ गया है, बिटकॉइन में लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस शायद हमारे से पुरानी जनरेशन को तो समझ में भी नहीं आएंगे जो हम कर रहे हैं। तो बिजनेसेस की कैटेगरी, सोर्सेज ऑफ इनकम डिफर करते जा रहे हैं। अब इसमें इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम की कैटेगरी को 5 बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो टाइप है, मोस्ट कॉमन, दैट इज सैलरी इनकम। अब मैं आपको साथ साथ में सेक्शन का ब्लॉक बता रहा हूँ, सेक्शन 15 to 17, ये एक ब्लॉक है पूरा जो आगे काम आएगा। और इसमें कुछ एग्जेम्पशन के रेफरेंसेस भी हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम एज पर सेक्शन 10, ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। सेकेंड मोस्ट कॉमन इनकम है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल इनकम की बात हो रही है। इसके लिए जो सेक्शन का ब्लॉक है, इट इज सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 27, ये भी हम सीखेंगे, ये पूरा चैप्टर है हमारा। थर्ड चैप्टर या जो थर्ड हेड है, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये नाम है इसका शॉर्ट में। सेक्शन नंबर आएगा 28 से 44 DB, ये ब्लॉक है, ये सबसे बड़ा हेड है, ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में ना कैपिटल असेट्स के सेल की बात हो रही है। इसमें प्रॉपर्टी को सेल करना, फ्लैट ज़मीन को सेल करना, गोल्ड या ज्वेलरी को सेल करना, शेयर्स को सेल करना, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो इस हेड में टैक्सेबल है। और इसके लिए सेक्शन 45 से शुरुआत होगी और ये जाएगा 54H तक। दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ सेक्शंस। देखो सब ऑर्डर में ही चल रहा है, 15 to 17, बीच में कुछ सेक्शंस डिलीट है, उसमें कुछ नहीं है। 22, 28, 45 लाइन में चल रहा है। फिर बोला कि अगर कोई इनकम ऐसी है जो ये चारों हेड में इनकी डेफिनेशन में कवर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन बचता है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के लिए सेक्शंस हैं सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। इसमें बोला हुआ है कि भाई जो इनकम ऊपर कहीं कवर नहीं हो पा रही ना उसकी डेफिनेशन में, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे कवर कर लो। और इवन कुछ ऐसी इनकम भी है जिनको अदर सोर्सेज में ही स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। 11 टाइप्स की कुछ इनकम है, वो हम देखेंगे, उसकी लिस्ट उस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको मिलेंगी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में। तो ये सारी चीज़ें लाइन में जा रही है। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा कि भाई इनकम को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज जिनको हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इसके बेसिस पे मैं एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ, टोटल इनकम क्या होता है। अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी 5 हेड्स में से जिन हेड से जो भी इनकम हो रही है उसको पहले कंसिडर करेंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम कि भाई इससे कितनी इनकम आई, इसको कंसिडर कर लो, सबको जोड़ दो, एग्रीगेट कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमें ऐड करनी है वो इनकम जिसको हम क्लबिंग के थ्रू प्लस करते हैं। क्लबिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी इनकम किसी और के अकाउंट में डाइवर्ट करने जाते हो टैक्स बचाने के लिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही इनकम वापस आपके अकाउंट में ऐड बैक कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। कंडीशन क्लियर हो गई, समझ आया? इसके बाद तीसरा पॉइंट जो यहाँ कंसिडर होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज सेटिंग ऑफ लॉसेस। तो यहाँ पे हम लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ लॉसेस, अगर आपको कोई बिजनेस में लॉस या कुछ हुआ है तो वो लॉस भी आपको क्लेम करने को मिलेगा। तो मैं उसको यहाँ से लेस कर रहा हूँ। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, मतलब 5 हेड्स की इनकम आपने ऐड कर ली, क्लबिंग कर लिया, लॉसेस को भी सेट ऑफ कर लिया, उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज GTI। अब GTI के लिए रेफरेंस का सेक्शन है अपने नोट्स में, सेक्शन नंबर 14 जो आपको मिल जाएगा। तो ये आ गया GTI। आगे क्या करें सर, अभी तो आपने बोला ऊपर टोटल इनकम, अब आप बोल रहे हो ग्रॉस टोटल इनकम। दोनों चीज़ें सेम है या अलग है? ऑब्वियसली अलग है। लास्ट पार्ट जो इसमें आपको करना है एडजस्टमेंट के नाम पे, दैट इज डिडक्शन। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसके लिए सेक्शंस का अगर ब्लॉक में बताऊं तो 80A से लेके 80U तक ये सारे सेक्शंस रहेंगे। क्लबिंग में जो सेक्शंस हैं वो 60 से 65 है और यहाँ पे है 70 to 80, ये ब्लॉक रहेगा। तो डिडक्शंस माइनस कर लो, वो होता है ना इनकम, अपना LIC पॉलिसी ले ली, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, वो सब में जो डिडक्शंस मिलते हैं, टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं, वो माइनस करने के बाद जो फाइनली आया उस अमाउंट को हम बोलेंगे दैट इट इज़ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। 5 हेड्स की इनकम प्लस क्लबिंग, सेट ऑफ, GTI माइनस डिडक्शंस सेक्शन 80 के,
उसके बाद हमें मिलता है फाइनली टोटल इनकम। तो ये आपको रेफरेंस में सारे सेक्शंस मैंने समझा दिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट्स काफ़ी सारे हो गए हैं, एक बार अपन अपनी नोट्स में थियरी पे भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या कंडीशंस है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपको बता दिए, तो उतने रिलेट करा देता हूँ। पूरा चैप्टर तो अभी नहीं समझ आएगा क्योंकि उसको ख़त्म कराने में मुझे भी टाइम लगेगा। जितना अभी तक देखा है ना वो क्लियर करवा रहा हूँ। देखो 1 अप्रैल 1962 वाली डेट के बारे में मैंने आपको रेफरेंस दिया। इनकम टैक्स एक्ट के बारे में ये चीज़ें बताई कि इनकम टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है। असेसमेंट ईयर मतलब अपना रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 2021-22। रेट्स वो जो फिनांस एक्ट में प्रिस्क्राइब होते हैं। कौन सा फिनांस एक्ट अपने लिए रेलेवेंट है? 2020। टोटल इनकम हर पर्सन की, टोटल इनकम की डेफिनेशन जस्ट अभी बताई। पर्सन की डेफिनेशन हम देख रहे थे 231 में, वो भी हमने डिस्कस की। प्रीवियस ईयर क्या होता है मैंने आपको समझाया, इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 3 में। ये सब अभी आगे आने वाला है। तो दिस इज एक्चुअली द चार्जिंग सेक्शन, उस पर आगे बात करता हूँ मैं आपसे। टैक्स पे करने के तरीके मैंने बताए, TDS, एडवांस टैक्स और रिटर्न फाइलिंग। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंडिंग ऑफ होता है, वो भी देखा। एंट्री 82 का भी मैंने आपको रेफरेंस दिया। ये सब चीज़ों पे बात हो गई। फिनांस मिनिस्टर बिल प्रेजेंट करते हैं, वो सब बताया। आगे बढ़ रहे हैं नो डाउट, और डिटेल में लेके जाऊंगा, बट अभी जितना समझाया पहले सिर्फ उतना लिंक करवा रहा हूँ। बाकी चीज़ें अगले लेक्चर के लिए हम कल के लिए बचा के रखेंगे। डेफिनेशंस। असेसी कौन है? असेसी मतलब वो जिससे टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है। डीम्ड असेसी का कंसेप्ट आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है। असेसी इन डिफ़ॉल्ट मतलब वो जिसने टैक्स पे नहीं किया, उसको करना चाहिए था तो उसने डिफ़ॉल्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें MCQ आते हैं। वहाँ पे बोला है असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months commencing on 1st April every year and ending on 31st March of the next year। अब ऐसे कोई पढ़ेगा तो बोले सर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है, ये तो फिनेंशियल ईयर हुआ। बट ऐसा नहीं है, हमें डेफिनेशन के साथ जाना पड़ेगा, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको असेसमेंट ईयर को डिफाइन करने के लिए बोला गया एक्ट के हिसाब से, सो दिस इज़ द डेफिनेशन विच इज़ रिटन इन द एक्ट इटसेल्फ। आपको भले कितना भी कंफ्यूजिंग लगे। अच्छा, हमने जो मतलब डिस्कस किया असेसमेंट ईयर का वो यहाँ पे दिया है, नीचे वाला पॉइंट आप पढ़ के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि असेसमेंट ईयर जो है उसमें क्या बोला है। ठीक है, तो ये पॉइंट रिलेट हो गया। इनकम की बात हो गई, पर्सन की बात हो गई। पर्सन में AOP BOI ये कंसेप्ट डिस्कस करना था, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर सपोज ऐसा है कि आप और मैं साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्चुअली वी शुड रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म और LLP और वी शुड मेक अ कंपनी और समथिंग, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बाद में पता चला, तो वो लोग क्या करेंगे, हमें एसोसिएशन में कंसिडर करेंगे। अब फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? ऑब्वियसली फ़र्क है। जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल रहे हैं तो ये पर्सन का मतलब वही है जो अभी हमने 231 में देखा, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों पर्सन कवर हो रहे हैं। और जब हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल्स मतलब सिर्फ नेचुरल लिविंग पीपल, इंडिविजुअली सोलो पर्सन। तो मतलब जैसे आप और मैं इंडिविजुअल्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं और हमने फॉर्म नहीं बनाई और डिपार्टमेंट को पता चला, तो वो हमें कैसे ट्रीट करेंगे? वो हमें ट्रीट करेंगे एज BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और यही अगर हम बात कर रहे हैं ऐसी एंटिटीज़ की कि आप हैं और मैं हूँ, कोई प्राइवेट कंपनी भी है, कोई LLP भी इन्वॉल्व है और हम सब मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उसको BOI नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोलेंगे AOP, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो AOP एंड BOI, उसमें सिर्फ फ़र्क ये पर्सन का और इंडिविजुअल का है और कोई डिफरेंस नहीं। बाकी थियरी आप रीड करना, डाउट सॉल्विंग में अपने इसको डिस्कशन में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगली डेफिनेशन जो आज हमें देखनी है वो है प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको रिलेट करना है। ये एक पॉइंट नया है जो ध्यान रखना। उन्होंने बोला कि अगर आप साल के बीच में कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, सपोज आप 15 मई को अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका फिनेंशियल ईयर जो पहला होगा या प्रीवियस ईयर जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो 31 मार्च को कंपलसरी एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर से आपकी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। ये उनका मेन इंटेंशन है, जिसलिए उन्होंने ऐसा रखा। तो पहला फिनेंशियल ईयर, जैसे ये एग्जांपल थोड़ा प्रीवियस ईयर का है, लेकिन ये पहला फिनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है तो 15 मई से स्टार्ट होगा, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होगा। जिस दिन आपने बिजनेस एक्चुअली में कमेंस किया ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट फिक्स है, लास्ट पॉइंट रहेगा 31 मार्च। आ गया समझ में? चलो, ये कंडीशन है। एक्सेप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, ये आज का टॉपिक नहीं है, ये मैं कल कराऊंगा, अभी इसको जाने दो। सेक्शन 4 पे आ जाओ।
सेक्शन 4 इज़ द चार्जिंग सेक्शन। अब चार्जिंग सेक्शन में अभी आगे भी ये चीज़ लिखी थी, चार्जिंग सेक्शन वो होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि हाँ यहाँ पे डिफाइंड है कि हम कौन कौन सी इनकम को टैक्स कर सकते हैं। तो उसमें बोला है कि इनकम टैक्स जो है वो असेसमेंट ईयर में चार्ज होगा, रेट्स वो प्रिस्क्राइब होंगे जो फाइनेंस एक्ट में लिखे होंगे, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, एवरी पर्सन की इनकम पर टैक्स लगेगा जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई, हमारे मेन 1961 के एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। तो ये सब टर्म्स असेसमेंट ईयर, फाइनेंस एक्ट 2020, पर्सन, प्रीवियस ईयर, ये सब मैंने आपको अभी डिटेल में डिस्कस कराया डेफिनेशंस के साथ, तो वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी नीचे जो प्रोविजोज है वो आज मैंने डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। बाकी सब थियरी वाला पार्ट है वो अगले लेक्चर के लिए रखा है, आज नहीं है। आज जो आपको ध्यान में रखना है वो है सेक्शन 14, मैंने समझा दिया है, ये आप एक बार लिंक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो टोटल इनकम वाला पॉइंट है उसमें आएगा 288 ए कैपिटल ए और 288 कैपिटल बी। अभी राउंडिंग ऑफ की हम बात कर रहे थे, तो ये सब टॉपिक्स आपको आज एक बार रेफ़र करके रखना है। अब बाकी का जो कंटेंट है वो आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है, अब जो कुछ भी साथ में कवर अप होगा वो अगले लेक्चर में होगा। मीनवाइल आपका टास्क ये है कि जितना मैंने पढ़ाया है और जो मैंने लिंक करवा दिया अभी आपको, उतना आप रीड करके आज ही ख़त्म करो, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, जितना आप मेरे साथ पढ़ोगे ना उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आप उसको डिले करते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो जब मैं डाउट सॉल्विंग रखने वाला हूँ उससे पहले आपका थियरी रीडिंग हो गया होना चाहिए। अगला लेक्चर देखने से पहले आप ये सारा कंटेंट एक बार क्विक रीडिंग कर लो, कोई लर्निंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं। एंड देन कंसिडरेबल जैसे ही कंटेंट कवर होता जाएगा मैं आपको एमसीक्यू का टारगेट भी देता जाऊंगा कि आपको इस लेक्चर के बाद इतने एमसीक्यू देख लेने या सॉल्व कर लेने, बिकॉज एमसीक्यू साथ साथ में होते जाए तो अच्छा है। हर चैप्टर में एवरेज 100 एमसीक्यू है, 2-3 चैप्टर बड़े हैं उसमें 200-250 एमसीक्यू भी है। तो अगर आप सोचोगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद या 2-4 चैप्टर होने के बाद सोचेंगे, तब तक 500 एमसीक्यू बाकी होंगे और उसमें भी इतना सारा कंसेप्ट, तो कैसे करोगे। तो जितना आज समझाया उसके बेसिस पे अगर आज 25-30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बिल्कुल भी बर्डनसम नहीं। बट 5 दिन आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, फिर 150 एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे एक साथ, बर्डनसम लग सकता है। पॉसिबल है कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन उतना माइंड फ्री और रिलैक्स नहीं रहेगा। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर लोगे, माइंड रिलैक्स रहेगा। तो साथ साथ में पढ़ते जाना। आज के लिए मैं आपको एमसीक्यू में कुछ ज़्यादा टारगेट दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी थियरी भी मैंने आधी अधूरी पढ़ाई है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। तो आज के लिए आपको थोड़ा रिलीफ है कि सिर्फ थियरी पढ़नी है। कल के लेक्चर के बाद से मैं आपको एमसीक्यू का टारगेट भी देता जाऊँगा कि अब आप इतने सॉल्व कर लो तो कंप्लीट होते जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अपना सेशन आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेरीज आपकी है निकाल के रखना, डाउट सॉल्व करेंगे तो उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।